टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चैप्टर बिंदुपथ की एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक 10 तक हल करेंगे। अतः प्रत्येक प्रश्न को सरलता से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें आपको त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं दे रखी है जो परस्पर कह रहा है कि जी पर प्रतिच्छेद करती है। यह आपके पास में कोई त्रिभुज ए बी सी जिसकी माध्यिकाएं एडी माध्यिका, बीई माध्यिका और इसी प्रकार से सी एफ माध्यिका, ये तीनों के तीनों कह रहा है कि जी बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं। और उसमें फिर आपको कह रहा है कि यदि जी एफ, ये जो जी एफ का जो मान है वह आपको दिया हुआ है, जी एफ जो है वह 4 सेंटीमीटर के बराबर है। तो कह रहा है कि इस जीसी का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये जो जीसी है कह रहा है कि जीसी का मान ज्ञात करो, जो इसका पहला पार्ट है। तो यहाँ देखिए आपने पढ़ा इस त्रिभुज ए बी सी में ये जो सी एफ जो है ये इस भुजा ए बी की माध्यिका है। त्रिभुज ए बी सी में सी एफ जो है वह भुजा ए बी की माध्यिका है, ए बी के संगत माध्यिका। और ये आपने पढ़ा था उस समय कि ये जो जी है इस माध्यिका का जो यानी माध्यिका तीनों जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं उसको केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पर ये केंद्र जो है वह इस माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो इसलिए इसको आपने कहा था जी सी बटे जी एफ बराबर 2/1, जिसका कारण है कि ये केंद्र जो है इस माध्यिका को 2:1 में, तो इधर से इसकी तरफ से 2 भाग, ये भाग 1 है। अब जीसी का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ जीसी को जीसी बटे जीएफ का मान आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ बराबर 2/1 और इस प्रकार यहाँ पर वज्र गुणा करने पर जीसी बराबर 8। तो आपको जीसी का जो मान मिला है इसलिए जीसी जो है उसका नाप हो गया 8 सेंटीमीटर। तो ये था इस क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट, और जिसमें आपको बता दिया गया था कि त्रिभुज ए बी सी की जो माध्यिकाएं ए डी बी ई व सी एफ जो है जी पर प्रतिच्छेद करती। तो यहाँ पर इस माध्यिका सी एफ के लिए ये जो जी बिंदु जो केंद्र जो इसको माध्यिका को 2:1 में विभाजित कर, तो इधर इस शीर्ष की तरफ 2 भाग, ये भाग एक तरफ, तो इसका मतलब जी सी बटे जी एफ जो है वह हुआ 2/1। और इस प्रकार इस जी एफ का मान 4 सेंटीमीटर रखते हुए और जी सी का मान ज्ञात किया जा सकता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर जो इसका दूसरा पार्ट जो है उसमें आपको दे रखा है कि एडी का जो माप है, यानी ये जो माध्यिका एडी जो है इसका माप आपको दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर के बराबर, कि एडी है उसकी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर के बराबर। तो कह रहा है कि जीडी का मान बताओ क्या होगा। तो जीडी का जो नाप होगा आपसे पूछा गया कि ये जीडी कितनी। तो यहाँ देखिए आपको जीडी का माप पूछा गया है, इसलिए इस जीडी को एक्स मान लेते हैं कि माना जीडी का जो भाग है यानी जीडी की जो लंबाई है वह x सेंटीमीटर के बराबर। और यहाँ देखिए इस एडी की जो लंबाई थी वह 7.5 सेंटीमीटर के बराबर दी हुई थी। और यदि उस एडी में से जीडी को घटा दें तो आपके पास में एजी आ जाएगा, एजी का माप होगा। तो एजी बराबर एडी माइनस जीडी। एडी का माप 7.5 सेंटीमीटर, जीडी का नाप है उसको आपने x मान रखा, इस प्रकार ये सेंटीमीटर। और देखिए यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में ये जो ए डी जो है ये भुजा बी सी की माध्यिका है, जैसा अभी आपने यहाँ पर कहा था कि सी एफ भुजा ए की माध्यिका है। तो उसी प्रकार से ये जो ए डी जो है ये भुजा बी सी की माध्यिका है, और माध्यिका होते ही केंद्र जो है इस माध्यिका को 2:1 में विभाजित कर रहा है, यानी ए जी बटे जी डी बराबर 2/1। और इस प्रकार एजी का जो नाप है आपके पास में 7.5 माइनस एक्स बटे जीडी को आपने x मान रखा है बराबर 2/1। वज्र गुणा करें तो x को 2 से गुणा करें, 2x बराबर 7.5 माइनस x को 1 से गुणा करेंगे 7.5 माइनस x का पक्षांतर करने पर 2x प्लस x बराबर 7.5, 2x प्लस x 3x बराबर 7.5, x इक्वल टू 7.5/3 और जिसका अर्थ हो गया 2.5। और यहाँ देखिए x आपने किसको माना था, जीडी को, और इस प्रकार जीडी का जो नाप है अतः जीडी जो है वह हो गया 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 था इसमें आपको 2 पार्ट पूछे गए थे, जिन दोनों के लिए जो
आकृति एबीसी की माध्यिकाएं जी पर प्रतिच्छेद करें, दोनों के लिए कॉमन है। और यहाँ पर जी जो माध्यिका जो आपके पास में ये जो CF थी, इसमें आपको इस FG का मान देते हुए आपको GC का मान पूछा गया था। यह माध्यिका AD के लिए आपको पूरी माध्यिका AD का नाप देते हुए फिर आपको GD का नाप पूछा गया। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है जो एक सर्वोत्तम तरीके से है। और इस प्रकार यहाँ पर आपको जो मान पूछे गए, जैसे यहाँ पर GD का मान पूछा गया था, यहाँ पर आपको GC का मान पूछा है, ज्ञात किया जा सकता है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है ABC, समद्विबाहु त्रिभुज था जिसकी दो भुजा, ये त्रिभुज है ABC और इस त्रिभुज में कह रहा है कि AB और AC दोनों भुजाएं बराबर, और कह रहा है कि इस BC का जो मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु ये D है, यानी ये और ये दोनों बराबर, और इस प्रकार यहाँ A को D से मिला दिया गया है। तो आपको कह रहा है कि सिद्ध करना है कि यहाँ पर जो आपके सामने परि के अंदर होगा, अंत के अंदर होगा, केंद्र होगा और जो लंब के अंदर है, वो सारे कह रहा है कि AD जो भुजा है, AD जो रेखा है उस पर स्थित होंगे। ये है क्वेश्चन की भाषा कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, D भुजा कह रहा है कि BC का मध्य बिंदु है। तो आपको सिद्ध करना है कि परि के अंदर, अंत के अंदर, लंब के अंदर और केंद्र जो है वे सारे वो AD पर स्थित हो। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको ये यहाँ पर इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को दोनों को सर्वांग समसिद्ध कर लेना है। त्रिभुज ABD व त्रिभुज ADC को, इन दोनों को सर्वांग समसिद्ध करें। तो यहाँ देखिए AB भुजा AC के बराबर दिया हुआ, AB बराबर AC, जिसको आप कह सकते हैं कि आपको दिया हुआ। AD जो भुजा है ये दोनों में उभयनिष्ठ है, AB बराबर AD दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है भुजा है, इसलिए इसको उभयनिष्ठ कहेंगे। और इसी प्रकार से ये जो D है ये BC का मध्य बिंदु होते, BD बराबर BC, D जो है वह BC का मध्य बिंदु। और इस आधार पर आप कह सकते हो कि इन तीनों कथनों के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि S नियम से, जिसको आप कह रहे थे भुजा 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 नियम से, और दोनों त्रिभुज जो है त्रिभुज ABD व त्रिभुज ADC जो है ये सर्वांग सम, त्रिभुज ADC सर्वांग सम। और यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। और इस प्रकार इस त्रिभुज का ये कोण ADB बराबर कोण ADC, और जिसको कहने का कारण है CPCT नियम से कि आपने कैसे कह दिया इसको बराबर है, और जिसका अर्थ सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग जो संगत अवयव वो बराबर होते हैं। और यहाँ देखिए BDC जो है, BDC एक सरल रेखा है, और ये सरल रेखा होने का अर्थ हुआ कि यहाँ पर इन दोनों कोणों का जो योग है, इस कोण का योग कोण ADB जो है ये कोण और प्लस कोण ADC, इन दोनों कोणों का योग है वह 180 डिग्री के बराबर। और यहाँ पे ये दोनों के दोनों कोण बराबर है, कोण ADB प्लस कोण ADB बराबर 180 डिग्री। दो कोण ADB बराबर 180 डिग्री, कोण ADB बराबर 180/2, और जिसका अर्थ हो गया 90 डिग्री के। और यहाँ देखिए ADB और ADC दोनों बराबर थे, इसलिए कोण ADB बराबर कोण ADC बराबर 90 डिग्री। और इस प्रकार यहाँ पर ये जो कोण है ADB कोण है ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है उनको यदि स्टेप वाइज लेके चले तो देखिए, सबसे पहला पार्ट कह रहा है कि सिद्ध करो कि जो परिकेंद्र जो है वह इस AD पर स्थित हो। तो सबसे देखिए पहले परिकेंद्र जो था उसकी परिभाषा कहती कि त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजन जो है वे जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वह परिकेंद्र कहलाता है। तो यहाँ देखिए ये जो आपके पास में कोण ADB बराबर कोण ADC 90 डिग्री, और इस प्रकार जो BD जो है वह DC के बराबर है, यानी D जो है वह BC का मध्य बिंदु है। इससे आपको क्या मिला कि ये जो AD जो है
ए डी जो है वह BC का लंब समद्वि भाजन। AD जो हुआ ये AD जो है ये BC का लंब समद्वि भाजन हुआ। और जैसा कि आपने परिकेंद्र का अध्ययन किया था, और परिकेंद्र क्या होता है कि किसी भुजा के लंब समद्वि भाजन जो होता है उसके ऊपर स्थित होता है। तो इसका मतलब होगा कि अतः परिकेंद्र जो होगा, अतः परिकेंद्र यानी त्रिभुज का परिकेंद्र वह भुजा AD पर स्थित होगा। यानी इस प्रकार उस परिकेंद्र को आप जांच कर सकते हैं कि उसका परिकेंद्र कहाँ होगा। तो यहाँ पर ये ADB और इस ADC कोण को आपने अभी ज्ञात कर लिया था कि प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री है। और यहाँ पर BD और DC आपको दिया हुआ कि D इसका मध्य बिंदु है। और इस प्रकार AD जो है वह BC का लंब समद्वि भाजन है। और जैसा कि परिकेंद्र होता है वो लंब समद्वि भाजन पे स्थित होता है, और AD है वो लंब समद्वि भाजन है। इसका मतलब होगा कि परिकेंद्र है वह कहाँ होगा, उस AD पर स्थित होगा। इसी प्रकार से आप दूसरे पार्ट को हल करें। और दूसरे पार्ट में क्या था देखिए, उस दूसरे पार्ट में था कि आपको सिद्ध करना कि अंतःकेंद्र, और अंतःकेंद्र में क्या था, कोणों के समद्वि भाजन थे। तो यहाँ पर इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को दोनों को अभी आपने सर्वांग सम सिद्ध किया था। उस स्थिति में आपको ये मिलेगा कि कोण जो है, कोण BAD जो है बराबर कोण CAD। और ये जहाँ पे आपने इसको सिंप्लिसिटी नियम से कहा था, आप चाहे यहाँ पे कह सकते हैं कोण BAD बराबर कोण CAD। इसका अर्थ हो गया कि AD जो रेखा है, इसलिए AD जो है यह है कोण BAC का समद्वि भाजक। ये जो AD है ये AD ये कोण और ये कोण बराबर होने का अर्थ हुआ कि AD है इस कोण BAC का समद्वि भाजन है। और किसी कोण अंतःकेंद्र क्या था कि किसी कोण के समद्वि भाजन पर स्थित प्रत्येक बिंदु। तो यहाँ पर इसका अर्थ हो गया कि अंतःकेंद्र जो है, अतः त्रिभुज का जो अंतःकेंद्र है, अंतःकेंद्र वह AD पर स्थित हो। ये था इसका दूसरा पार्ट कि सिद्ध करो कि अंतःकेंद्र जो है वह उस AD पर स्थित होगा, यानी जो कोण A का समद्वि भाजन कर रहा है उस रेखा पर स्थित होगा। इसी प्रकार से तीसरा जो पार्ट है वह कह रहा है कि लंब केंद्र होगा, लंब केंद्र के ऊपर स्थित होगा, AD पर स्थित होगा लंब केंद्र। तो यहाँ पर देखिए उस लंब केंद्र को देखें तो यहाँ जो AD जो है ये देखिए तीसरे पार्ट में कह रहा है कि लंब केंद्र। तो लंब केंद्र का अर्थ था कि त्रिभुज के शीर्ष से किसी भुजा पर डाला गया लंब। तो यहाँ कोण ADB और कोण ADC जो है वे 90 डिग्री के बराबर, जैसा कि आपने यहाँ पर इसको हल किया था, सिद्ध कर दिया था। और इस प्रकार कह सकते हैं कि AD जो है वह BC पर लंब, ये जो AD है ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इसका मतलब हुआ कि AD है वह BC पर लंब है। और ये AD BC पर लंब होते ही इसका अर्थ हो गया कि लंब केंद्र जो है, अतः त्रिभुज ABC का जो लंब केंद्र होगा वह AD पर स्थित हो। एन लंब केंद्र का अर्थ था कि शीर्ष से समूह भुजा पे डाला गया जो लंब है, और इस प्रकार तीनों लंब जहाँ पे काटते हैं वो लंब केंद्र कहलाता है। तो यहाँ पर जो लंब केंद्र होगा वह इस भुजा AD पर स्थित होगा। इसी प्रकार से इसका चौथा पार्ट जो पूछ रहा है वो कह रहा है कि सिद्ध करो कि केंद्र। तो केंद्र में क्या था कि तीनों माध्यिकाएं जो होती है वो जिस बिंदु पर काट रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए D बिंदु जो है, D BC का मध्य बिंदु, और ये मध्य बिंदु होते ही इस मध्य बिंदु यानी D को इससे समूह शीर्ष A से मिला गया। तो ये जो AD जो है वह त्रिभुज ABC की माध्यिका होगी। और ये माध्यिका होने का अर्थ हो गया कि अतः जो केंद्रक जो होगा, इसलिए केंद्रक जो है वह भी कहाँ होगा, इस AD पर। अतः केंद्रक जो है वह AD पर स्थित होगा। तो इस प्रकार इस त्रिभुज में आपसे जो संबंधित बातें पूछी गई हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करते हुए आपको ये सिद्ध करना है कि ये कोण भी 90 डिग्री होगा, ये कोण भी 90 डिग्री होगा। उसके बाद में आपसे बातें पूछी गई हैं, जैसे सबसे पहले आपको परिकेंद्र पूछा गया,
तो उस परिकेंद्र का अर्थ था भुजाओं का समद्वि भाजन। तो ये डी बिंदु इस बीसी का मध्य बिंदु होते और ये कोण 90 डिग्री होते, इसका अर्थ होता है कि एडी जो है वह बीसी का लंब समद्वि भाजन, और लंब समद्वि भाजन होते भुजा के लंब समद्वि भाजन पे स्थित बिंदु जो होता है वह परिकेंद्र कहलाता है। तो इसका अर्थ हुआ कि परिकेंद्र वह एडी पर स्थित हो। फिर बातें करी थी उसने अंतः केंद्र की, तो अंतः केंद्र में क्या था कि कोणों के समद्वि भाजन जिस बिंदु पे मिलते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपने सर्वांगसम दोनों त्रिभुजों को सिद्ध किया था, तो सिंप्लिसिटी नियम से ये था कि ये कोण बराबर, इसका मतलब एडी जो रेखा है वह कोण ए का समद्वि भाजन है, और कोण के समद्वि भाजन पर स्थित कोई बिंदु होगा वह अंतः केंद्र कहलाता है। तो वह अंतः केंद्र भी कहाँ स्थित होगा, एडी पर स्थित होगा। और इसी प्रकार लंब केंद्र की बातें करें तो देखिए यहाँ पर ये जो कोण एडीबी और कोण एडीसी जो है ये 90 डिग्री, इसका मतलब एडी जो है वह बीसी पर लंब है। फिर डी बिंदु है इस बीसी का मध्य बिंदु, इसका मतलब बीडी और डीसी दोनों बराबर है। इसका अर्थ हुआ कि एडी जो है वह बीसी को लंब समद्वि भाजित कर रही है, और जैसा कि आपने पढ़ा लंब होने का अर्थ हुआ ये 90 डिग्री कोण की ये इसके ऊपर लंब डाला गया, और लंब तीनों लंब शीर्ष लंब जहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगे वह शीर्ष लंब कहलाएगा। इसका अर्थ हुआ कि शीर्ष लंब भी एडी पर स्थित हो। और इसी प्रकार बातें करें केंद्र की, तो केंद्र में था कि माध्यिकाएं, तो देखिए डी बिंदु जो है वह बीसी का मध्य बिंदु है, और इसको इसके समूह शीर्ष से मिलाया गया, इसका मतलब एडी जो है वो त्रिभुज एबीसी की माध्यिका हुई, और माध्यिका होने का अर्थ हो गया कि केंद्र भी है वो कहाँ पर स्थित हो गए, एडी पर स्थित हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का हल, जिसको इस तरीके से हल किया जा सकता है ताकि आपको याद रखने में कम से कम समस्या है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 की बातें करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इसमें कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी जो है ये है त्रिभुज एबीसी, और आपसे कह रहा है कि इसका लंब केंद्र जो है वह एच है। लंब केंद्र का मतलब हो गया कि यहाँ से इसके ऊपर लंब डाल दिया, जैसे एडी लंब डाल दिया, यहाँ से इसके ऊपर लंब डाल दिया बीई लंब, और यहाँ से इसके ऊपर लंब डाल दिया सीएल। ये शीर्ष लंब तीनों के लिए। और अब आपसे कह रहा है कि ये और ये कह रहा है कि एच है, इसका कह रहा है कि लंब केंद्र, और यहाँ कह रहा है कि जो बिंदु जो ए एच बी एच और सी एच जो है इनके मध्य बिंदु जो है, जैसे इसका मध्य बिंदु जो है ए एच का मध्य बिंदु वह कह रहा है कि एक्स है। इसी प्रकार बी एच जो है इसका मध्य बिंदु कह रहा है कि वाई है, और इसका जो सी एच है इसका मध्य बिंदु कह रहा है कि जेड है। तो कह रहा है कि सिद्ध करो कि एच जो है ये त्रिभुज एक्स वाई जेड जो बनेगा, एक्स वाई जेड ये त्रिभुज बनता है। तो कह रहा है कि सिद्ध करो कि ये जो एच जो है वह त्रिभुज एक्स वाई जेड का भी लंब केंद्र होगा। ये बात आपको सिद्ध करनी। तो यहां पर देखिए सबसे पहले त्रिभुज ए एच बी को ले, पहले प्रश्न की भाषा को आप दोबारा अच्छी तरह से समझ लीजिए कि त्रिभुज ए बी सी जो है इनके लंब के अंदर जो है वो लंब के अंदर वो कह रहा है एच है, और लंब के अंदर का मतलब हो गया शीर्ष से डाला गया लंब, जैसे यहाँ पर एडी लंब हो गया, यहाँ बीई शीर्ष लंब हो गया, सीएफ शीर्ष लंब हो गया, और तीनों के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पे काट रहे हैं वह बिंदु डायरेक्ट हमने वो की वह लंब के अंदर एच है। फिर कह रहा है ये जो ए एच जो इसका मध्य बिंदु एक्स है, बी एच जो है इसका मध्य बिंदु वाई है, सी एच जो है इसका मध्य बिंदु जेड है, और इस प्रकार कह रहा है कि सिद्ध करो कि ये जो एच जो है ये त्रिभुज एक्स वाई जेड का भी लंब के अंदर होगा। कहने का मतलब हो गया कि ये जो है इस एक्स वाई पर लंब होगा, ये इसके ऊपर लंब होगा, और ये इसके ऊपर लंब होगा। ये बात आपको सिद्ध करनी। तो यहाँ देखिए आपको एक्स वाई जेड जो लंब के अंदर है वो एच दे रखा है, ये आपको सिद्ध करना है। त्रिभुज एबीसी है इसका लंब के अंदर आपको एच दिया हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले त्रिभुज ए एच बी को लें, त्रिभुज ए एच बी में तो देखिए यहाँ पर एक्स जो है वह ए एच का तथा वाई जो है वह बी एच का मध्य बिंदु, और ये मध्य बिंदु होने का अर्थ हुआ, और इसलिए आप कह सकते हैं कि ए बी जो है वह एक्स वाई के समांतर है, और जिसका कारण था मध्य बिंदु पर। कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर वह उसका आता होता है। तो यहाँ देखिए ये जो एक्स वाई जो है आपने ढूंढ लिया कि ए बी के समांतर है, और ये एच एफ जो है, चूंकि एच एफ जो है वह ए बी पर लंब,
और इसलिए एच एफ जो है वह एक्स वाई पर भी लंब होगा, और इसका कारण है कि ए बी व एक्स वाई जो है वह समांतर है, इसलिए। इसी प्रकार यहाँ देखिए त्रिभुज एच बी सी में या बी एच सी में, त्रिभुज बी एच सी में ये जो y है ये बी एच का मध्य बिंदु है, और इसी प्रकार z जो है वह एच सी का मध्य बिंदु है, z एच सी का मध्य बिंदु है। और ये मध्य बिंदु होने का अर्थ हुआ कि मध्य बिंदु पर में से ये जो YZ और ये जो BC है ये दोनों समांतर हो गए, और इसका अर्थ हो गया कि BC समांतर YZ। और यहाँ देखिए ये जो HD जो है ये है BC पर लंब है, क्योंकि HD जो है वह BC पर लंब है, और इसलिए HD जो है वह YZ पे भी लंब होगा। और इसका कारण जो था वह ये था कि BC और YZ दोनों समांतर है। इसी प्रकार इस त्रिभुज AHC को लें, त्रिभुज AHC में, और यहाँ देखिए AHC में ये जो X है ये AH का मध्य बिंदु है, तथा Z जो है वह HC का मध्य बिंदु है। और इसलिए आप कह सकते हैं कि यहाँ देखिए ये जो है इसका मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु है, तो ये AC और ये XZ जो है, इसलिए AC व XZ दोनों समांतर हो गए, और जिसका कारण है मध्य बिंदु पर में से। यहाँ देखिए उस मध्य बिंदु पर में से ये जो HE जो है, चूंकि HE जो है वह AC पर लंब है, और इसलिए ये जो HE जो होगा वह इस XZ पे भी लंब होगा, और HE जो है वह XZ पे भी लंब होगा। और इसका कारण यही है कि AC और XZ जो है वे समांतर है। तो यहाँ देखिए ये जो HF है वह इस XY पर लंब है, ये HD जो है ये YZ पर लंब है, और इसी प्रकार ये HE जो है ये XZ पर लंब है। और अभी देखिए तीनों भुजाओं पे जो लंब है वो कहां पर मिलते हैं? H पे, और इसका अर्थ हो गया कि H जो है वह त्रिभुज XYZ का लंब केंद्र है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का हल। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इन मध्य बिंदुओं को लेते हुए यहाँ पर इस त्रिभुज को देखी कि XY और AB समांतर हो गए, ये HF जो है ये AB पर लंब है तो XY पे भी लंब होगा। और इसी प्रकार हर भुजा को लेके हल करें तो HD जो है वो YZ पर लंब होगा, इसी प्रकार ये HE जो है वो XZ पर लंब होगा। और यहाँ देखिए अब तीनों के तीनों जो लंब है वो कहाँ मिलते हैं? H पे। इसका मतलब H जो है त्रिभुज XYZ का भी लंब केंद्र होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 को हल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज ABC है, ये आपको को दे रखा है कि त्रिभुज है ABC है, त्रिभुज ABC, और इसमें कह रहा है कि आप इस भुजा BC पर कोई बिंदु किस प्रकार ज्ञात करेंगे जो AB और AC से दोनों से समदूरस्थ हो। यानी ये जो AP और ये जो AC है इन दोनों से बराबर दूरी पर होना चाहिए। और जैसा कि आपने पढ़ा था कि जैसे इस भुजा से और इस भुजा से समदूरस्थ बिंदु होने का बिंदु पथ में, तो ये था इस कोण के समद्विभाजन पर स्थित कोई भी बिंदु हो। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि इस कोण A का समद्विभाजन कर लेते हैं, और इस कोण A का समद्विभाजन जो है जैसे इस कोण A का समद्विभाजन किया गया, ये और ये दोनों बराबर समद्विभाजन किया गया, जो मान लेते हैं इसको कि AM है। और यहाँ पर मान लीजिए कि BC को किसी बिंदु D पर प्रतिच्छेद कर, तो आपको ये ज्ञात करना कि BC पर वह बिंदु जो होगा उसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस समद्विभाजन जो आपने कोण A का समद्विभाजन किया है, इस पर कोई बिंदु ले लें, जैसे P है, यहाँ P जो बिंदु है इसके AB पर जैसे PQ लंब डालें, यहाँ से जैसे PR। तो यहाँ पर ये रेस्पॉन्ड हुआ कि कोण A का समद्विभाजन AM पर कोई बिंदु जो D पर कोई लेते हुए AB पर PQ जो है वह AB पर लंब डाला, यानी कोण A का समद्विभाजन इस कोण A का समद्विभाजन जो AM के नाम से। और फिर जो भुजा जो BC को तो D पर काटता,
डी पर काटता है। और इस समद्वि भाजन P जो है वह इस AM पर कोई बिंदु है, AM पर कोई बिंदु लेकर के ये जो PQ जो है वह AB पर लंब डाला गया, PQ जो है वह AB पर लंब तथा PR जो है वह AC पर लंब, यानी लंब डाल दी। इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करें, त्रिभुज AQP को और त्रिभुज ARP को, जिसको उपयुक्ति कह सकते हैं, त्रिभुज AQP और दूसरा जो त्रिभुज है ARP, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करें। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपने इस कोण का समद्वि भाजन किया है तो कोण PAQ बराबर कोण PAR, कोण A का समद्वि भाजन। इसी प्रकार से यहां से आपने इसके ऊपर लंब डाला, ये AP दोनों में उभयनिष्ठ है तो AP बराबर AP उभयनिष्ठ, दोनों त्रिभुजों में भुजा आ रही है इसलिए इसको उभयनिष्ठ कहेंगे। और तीसरा जो ये है कि कोण AQP बराबर कोण ARP, 90 डिग्री लंब डाला गया। तो यहाँ ये कोण 90 डिग्री है, ये भुजा ये कोण है, तो यहाँ दो तो कोण हो गए, एक भुजा हो गई, इसलिए इसको कहेंगे ASA नियम से दोनों जो त्रिभुज है, त्रिभुज AQP या त्रिभुज आपने जैसे AQP कहा तो AQP PAQ करे, यानी इसको आप ये भी कह सकते हैं PQA या फिर APQC भाषा में बात करें तो त्रिभुज AQP जो है वह सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ARP के। और CPCT नियम से आपको मिला कि ये PQ जो है ये PR के बराबर है, इसलिए PQ बराबर PR। और यहाँ देखिए PQ और PR दोनों बराबर है, और ये आपने पढ़ा था ये PQ और ये PR दोनों बराबर है। इसका अर्थ हो गया कि P बिंदु जो है ये यानी AM जो रेखा है वह इस कोण A का समद्वि भाजन है। और यहाँ देखिए D बिंदु जो है वह कहाँ पर स्थित है, ये PQ बराबर जो PR है, ये आपको क्या दर्शा रहा है कि ये जो P बिंदु जो है, इसलिए P बिंदु जो है AB व AC से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब बराबर दूरी पे होगा। और यहाँ देखिए D बिंदु जो है वही उस समद्वि भाजन पर स्थित है, D जो है वह AM पर स्थित है, और ये इस पर स्थित होते ये जो D बिंदु होगा वह भी इस AB और AC से समदूरस्थ होगा। अतः भुजा BC पर, अतः भुजा BC पर D बिंदु जो है, D बिंदु ये है AB व AC से समदूरस्थ होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का हल, जिसमें आपसे पूछा गया था कि आप इस AB और AC से समदूरस्थ बिंदु जो होगा वह कोण A के ऊपर, कोण A के समद्वि भाजन पर स्थित होगा, लेकिन कह रहा है वह बिंदु BC पर स्थित होना चाहिए। तो यहाँ पर इसके समद्वि भाजन पर कोई बिंदु लेते हुए पहले इस त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करने का अर्थ हुआ कि यहाँ पर आपको ये पता चला कि ये दूरियां बराबर है। इसका मतलब P बिंदु जो है वह AB और AC से समदूरस्थ है। और इसी प्रकार देखिए D बिंदु जो है वह भी इसी AM यानी समद्वि भाजन पे स्थित है। तो ये जो D बिंदु जो भुजा BC पर स्थित है वह AB और AC से समदूरस्थ होगा, यानी समान दूरी पर होगा, और जो BC भुजा पर स्थित होगा। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 को हल किया जा सकता है।